Hello everyone, this is SP and welcome to Understanding Era। तो आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा भाषा। भाषा किसे कहते हैं आप लोग बताइए, सोचिए। तो भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का तथा दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे आगे कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इनके और भी कुछ निम्नलिखित कार्य हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों की फर्स्ट पॉइंट है हमारा, भाषा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा सामाजिक रूपों को क्या करती है, सार्थक करती है। ये भाषा सामाजिक रूपों को क्या करती है, सार्थक करती है। और भाषा ज्ञान प्राप्ति का एक माध्यम है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी नॉलेज अगर मिलता है, कोई भी आप कुछ भी सीखते हैं, तो क्या भाषा नहीं होता तो क्या आप सीख पाते हैं? जैसे कि कोई बच्चा कुछ बोलना सीखता है, अगर भाषा नहीं होता तो वो बोलता कैसे, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता? या फिर भाषा अगर नहीं होता तो हम कुछ लिखते कैसे? या फिर कुछ अपना विचार किसी को देना है, किसी को मशवरा देना है, तो बिना भाषा के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट यही बोल रहा है कि भाषा ज्ञान प्राप्ति का क्या है, एक माध्यम है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक है। अब कोई भी कला है, साहित्य है, या फिर संस्कृति है, सभ्यता है, कल्चर है हमारा, तो ये सबको डेवलप करना है तो भाषा के बिना तो इम्पॉसिबल है। अगर मान लीजिए कि हम कुछ बोले ही नहीं, कुछ ज़बान से नहीं बोले और अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, इम्पॉसिबल है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लिपि भाषा का लिखित रूप है। अब भाषा का बहुत सारा रूप है, तो लिपि क्या है, भाषा का लिखित रूप है जिससे हम लोग कुछ भी लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, या जितनी भी लैंग्वेजेस हैं। 22 लैंग्वेज है, तो 22 लैंग्वेज का लिखने का कोई तरीका है, तो हम लोग लिपि द्वारा ही लिखते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन है। इसी तरह उर्दू भी लैंग्वेज है, उर्दू की लिपि क्या है, फारसी है। तो ये बिना लिपि की कोई भी भाषा हम लोग बोल नहीं सकते हैं। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे कि अगर हमें क्या लिखना है, हिंदी में कोई पोएम लिखना है, तो उसको हम क्या करते हैं, हिंदी में लिखते हैं। उसी को हमको क्या करना है, किसी और भी लैंग्वेज में लिखना है, जैसे संस्कृत में लिखना है, तो हिंदी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, संस्कृत में लिख देते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है कि आप कुछ भी मैसेज करते हैं किसी को, व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं, ठीक है, तो जो इंग्लिश स्पीकिंग है तो वो तो इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग हिंदी में भी इंग्लिश लिखते हैं। तो यही हमारा एग्जांपल होगा कि हिंदी हम लोग लिखते हैं बट टाइपिंग हमारा क्या होता है, इंग्लिश होता है। तो यही बोला गया है यहाँ पे कि भाषा को लिखने के लिए किसी भी लिपि का माध्यम या फिर कोई भी फिक्स लिपि नहीं है, हम लोग किसी भी भाषा में हम लोग लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। अब भाषा का रूप भेद, भाषा कितने तरीके के होते हैं, तो भाषा 3 तरीके से होते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं तो नॉर्मली हम लोग को 2 ही पढ़ाया जाता है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, मतलब बचपन से हम लोग को 2 ही पढ़ा जाता है। और ऊंची क्लास में आते हैं तो एक और ऐड हो जाता है, जो कि हमारा क्या है, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा क्या है, कुछ भी हम लोग लिख कर व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को लिख कर किसी के सामने प्रकट करते हैं और पढ़ कर समझते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिखित भाषा बोलेंगे, लिखित भाषा। अब हमारा दूसरा पॉइंट है मौखिक भाषा, जो हम लोग वर्बली बोलते हैं, ओरल बोलते हैं, दूसरे को समझाते हैं बोलकर, और दूसरे की बातों को सुनकर समझते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा। अब हमारा क्या है,
तीसरा सांकेतिक भाषा। ये सांकेतिक भाषा क्या है? मान लीजिए कि कोई किसी को बुला रहा है, ठीक है, तो या फिर किसी को कोई फ्लावर दे रहा है, ठीक है, ये फ्लावर दे रहा है, तो ये फ्लावर का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? मतलब ये कुछ रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, मतलब अचानक से ये क्या है, रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं। या फिर किसी को कोई गिफ्ट दे रहा है, तो कोई अच्छा काम किया तो एक बड़ा सा क्या कर दिए, गिफ्ट बॉक्स ला करके उसको दिए। या फिर कोई इशारा से किसी को बुलाता है, हाथ के इशारे से हो या फिर मेनी वेज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सांकेतिक भाषा। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन क्या है? ये एक भाषा अर्जन क्या होता है? तो मनुष्य में जो भी आदमी है, मतलब जन्म जात ही भाषा को अर्जित करने की क्या होती है? क्षमता होती है। जैसे भाषा सीखने की क्षमता होती है, जिससे मनुष्य बिना किसी विशेष प्रकार के वार्तालाप के ये भाषा को क्या सीख जाता है, और भाषा का सहज रूप प्रयोग करना सीख जाता है। इसी को क्या कहते हैं? भाषा अर्जन। जैसे बच्चा जन्म लिया तो क्या उसको ऐसा नहीं कि बोल बोल के सिखाना पड़ता है, ये बोलो, ये वर्ड बोलो, मम्मी बोलो, पापा बोलो। ये बच्चा अपने माहौल में ही क्या करता है? सुन लेता है, अपने परिवार में लोगों को बात करते हुए सुनता है, और धीरे 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 उसको अडॉप्ट करता है। तो यही हमारा क्या है? भाषा अर्जन है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि बच्चों में भाषा का अर्जन कैसे होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ग्रुप में बैठे हुए हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। तो लिख कर आपस में बात करके क्या होता है? हम लोग भाषा सीख सकते हैं। तो इसी तरह बच्चा स्कूल जाता है तो लोगों से बातें करता है, बच्चा घर में रहता है तो अपने फैमिली से बात करता है। तो इस तरह से बच्चों में भाषा अर्जन करने की जो कैपेसिटी होती है वो डेवलप होती है, और धीरे धीरे बच्चा बहुत कुछ बोलता है, फिर सोचने लगता है। उससे बड़ा होता है तो मतलब उसके अंदर बातों को सोचने की क्षमता आ जाती है। लोगों को क्या कहना है, कैसे कहना है, क्या बोलेंगे तो सही इसका अर्थ निकलेगा, क्या बोलेंगे तो गलत अर्थ निकलेगा। बच्चा धीरे 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 भाषा को अर्जन करके ये सब सीखता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब भाषा क्या है? मतलब भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस पे क्या होता है कि भाषा का प्रभाव पड़ता है, और ये एक सहज प्रक्रिया है। सहज प्रक्रिया क्या होता है? मतलब एक ज़रूरी प्रक्रिया कह सकते हैं, या फिर आसान प्रक्रिया है, जिसको मतलब समझना समझाना बहुत इजी है, या फिर अपने अंदर अडेप्ट करना बहुत इजी है। और ये अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया है। ये मतलब अचेतन और अवचेतन प्रक्रिया है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा है। अब मातृभाषा हमारा क्या है? जो हम अपने फैमिली, अपने परिवार से सीखते हैं, ठीक है। तो सीखते हैं, बस वो बात को सुन के सीखते हैं। और अर्जन मतलब अपने अंदर क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं, मतलब अपने अंदर वो मतलब समाहित कर लेते हैं। तो वो हमारा अर्जन है। और मातृभाषा क्या है? जो हम सीखते हैं, लोगों का सुनकर सीखते हैं। और भाषा अर्जन क्या है? एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब भाषा अर्जन कैसे होता है, ये अब हम देखेंगे। भाषा अर्जन कैसे होता है। मानव के अंदर जन्म से ही भाषा को अर्जित करने की क्या होती है? क्षमता होती है। बच्चा जब से पैदा होता है तो परिवार की आपसी बातें सुनकर एवं देखकर भाषा को अर्जित करता है। जैसे अभी हमने बताया था कि भाषा क्या होता है, ठीक है, मातृभाषा क्या होता है। तो अभी हमने मतलब भाषा बताया। भाषा अर्जन, अर्जन अभी पहले एक्सप्लेन किया मैंने कि किसी को सुनकर समझना या फिर उसको अपने अंदर अडॉप्ट करना, यही हमारा क्या? भाषा अर्जन, ठीक है। तो बच्चा जन्म से ही क्या होता है? भाषा अर्जन करने की मतलब क्षमता रखता है। और बच्चा जब से पैदा होता है आपसी बातें सुनकर
लोगों की बातें सुनकर, जब स्कूल में जाता है तो लोगों को बात करते हुए देखकर ये भाषा को क्या करता है, अर्जित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मातृभाषा क्या है। तो मातृभाषा क्या है? मातृभाषा तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि मातृभाषा क्या है। बच्चा किसी भी भाषा को अपने घर के व्यक्ति द्वारा सीखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मातृभाषा। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो माँ के द्वारा सीखा हुआ भाषा है, जो हमें माँ सिखाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे मातृ याद रखने के लिए आप लोग क्या कीजिए, एक माँ वर्ड देख लीजिए, ठीक है। इसका डेफिनेशन माँ से भी अगर देखिएगा तो इजी लगेगा कि माँ से सीखा हुआ भाषा क्या कहलाता है, मातृभाषा कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है भाषा अधिगम। अब अधिगम क्या है? तो भाषा अधिगम में प्रयास की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ भी हम बोलना है, कुछ किसी को बताना है, या फिर भाषा किसी को कैसे हमें बोलना है, ये सब हमें प्रयास करने की, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, किताबें पढ़नी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, भाषा अधिगम तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे भाषा अधिगम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि अधिगम क्या होता है। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, जानना, प्राप्त करना। तो भाषा सीखने के लिए हमें क्या है, प्रयास की आवश्यकता होती है, कौशल सीखने होते हैं, मतलब किस तरह से हम भाषा को बोल सकते हैं। और इसके लिए हमें किताबें पढ़नी होती है। अब बिना किताब पढ़े हुए तो हम भाषा के स्किल्स को नहीं सीख सकते हैं, कौशल को नहीं सीख सकते हैं। फिर अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। जैसे जो भाषा हम जान रहे हैं उसके नेक्स्ट, मतलब दूसरा कुछ सीखना है तो दूसरी भाषा से है। यह चेतन की एक क्या है, प्रक्रिया है। और इसके द्वारा मतलब यह एक चेतन की क्या है, प्रक्रिया है। इसके लिए मतलब औपचारिक माहौल चाहिए। और अभी हम लोग पहले अर्जन में क्या पढ़े थे, अनौपचारिक, और इसमें क्या है, औपचारिक माहौल चाहिए। अब स्किनर क्या बोलते हैं इसके बारे में। स्किनर के अनुसार भाषा क्या है, एक अनुकरण प्लस पुनर्बलन से सीखी जाती है। मतलब अनुकरण मतलब किसी को सुन करके समझ कर और उसको फिर से उसमें कुछ और जोड़ करके दूसरे को बताना ही क्या है, मतलब भाषा सीखने का साधन है। ये कौन कहते हैं, स्किनर कहते हैं। और वाइगोत्स्की क्या के अनुसार क्या है, भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। मतलब समाज में हो रहे काम, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो इससे भाषा सीखी जाती है। ये कौन कहते हैं, वाइगोत्स्की, ठीक है। स्किनर कहते हैं कि भाषा सुन करके और फिर उसमें कुछ और ऐड करके तो भाषा सीखी जाती है। अपने से मतलब कुछ बोलना है, कुछ एक्सप्लेन करना है, तो जो हम सुने हैं उसी में कुछ ऐड कर दिए, तो ये स्किनर कहते हैं। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि ये सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। मतलब भाषा को सीखने के लिए मतलब एकदम नीट एंड क्लीन वातावरण चाहिए। मतलब भाषा अच्छी बोली जाए। बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसके सामने अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बच्चा गलत चीज़ों को ज़्यादा जल्दी अर्जित करता है तो उस चीज़ को हम लोग परहेज करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर। तो भाषा अर्जन यह एक क्या है, अवचेतन प्रक्रिया है, और अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। अब आप लोग कहिएगा कि चेतन और अवचेतन होता क्या। तो यह एक अवचेतन प्रक्रिया है। जैसे इसमें हमें भाषा अर्जन में हमको चौकन्ना रहने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कैसे हम भाषा बोलेंगे, क्या हमको बोलना है, मतलब सीखने में ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अधिगम में क्या है कि हमें
चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, ठीक है। हम क्या बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मतलब सजग सहज रहने की ज़रूरत है। मतलब इसमें हम लोग आज़ादी से नहीं, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, सोच समझ कर लिखना होता है। और भाषा अर्जन में हम कुछ भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और भाषा अधिगम एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। जैसे अर्जन में हम कुछ भी बोलें तो हम फ्री हैं, लेकिन अधिगम क्या है, एक रूल है, इसके लिए रूल बनाया हुआ है, तो रूल को हमको फॉलो करना होगा। और फिर यह अनौपचारिक प्रक्रिया है। जैसे भाषा अर्जन क्या है, एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, जो मतलब किसी परिपाटी के रूप में ना हो, और जैसे सहज ना हो। और भाषा अधिगम क्या है, सहज प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि ये सहज नहीं है अर्जन, और भाषा अधिगम सहज प्रक्रिया है। और हमारा लास्ट पॉइंट है, भाषा अर्जन मातृभाषा है, और भाषा अधिगम दूसरी भाषा है। जो हम दूसरे भाषा को सीखते हैं वही हमारा भाषा अधिगम है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनसीएफ कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो, ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया सीखेगा। मतलब बच्चा बचपन में कुछ भी बोलना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, कुछ किसी को बताना चाहता है, तो इसको प्रयोग करने दीजिए, जो भी वर्ड बोलता है, ताकि बच्चा क्या होगा कि एक सरल भाषा को सीख पाएगा। ये एनसीएफ का कहना है, ये आप इसको मार्क कर लीजिए। ये 1 मार्क्स में पूछेगा ही पूछेगा। और एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चे को हमें मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए हमें मतलब उसे करने देना चाहिए, और ताकि वो बच्चा क्या सीख सके, बच्चा स्वाभाविक और सरल प्रक्रिया सीख सके। ये क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमा सकता है। जैसे एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चे प्राथमिक स्तर पर डैश भाषा का प्रयोग करने दें, या फिर कहेगा कि एनसीएफ के द्वारा मातृभाषा का प्रयोग करने देने पर उसकी क्या सोच है। तो हमें क्या सोच है कि बच्चा सरल भाषा सीखेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। बच्चे को अपनी मातृभाषा खुद बोलने की कोशिश करने देना चाहिए। जैसे बच्चा कुछ भी बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ उसको सिखाएंगे, बाबू ये बोलो ये बोलो। जैसे बच्चा बोल रहा है मम्मी पापा, या मम्मी मुझे खाना है, तो हम सिखाएंगे तो वो नहीं बोलेगा। मतलब उसे खुद बोलने की कोशिश करने देना चाहिए। और बच्चों में मातृभाषा का प्रयोग करने की वजह से वो कुछ भी गलती कर बैठते हैं। जैसे अगर मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है बच्चा, ठीक है, तो कुछ गलती अगर हो जाती है, जैसे सड़क को क्या बोलता है, जैसे यहाँ पे बरी रहा है सड़क, सड़क है, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, सड़क। तो ये एक स्वाभाविक बात है कि उससे गलती होगी ही होगी, क्योंकि वो बच्चा जन्मजात ये नहीं सीखता है कि उच्चारण कैसे करना है। बच्चा धीरे धीरे इसको नियम को जानता है, तो फिर समझता है कि इसका उच्चारण हमें कैसे करना है। हम कक्षा में मातृभाषा और बहुभाषा को कक्षा में स्वीकार करते हैं। जैसे मातृभाषा और बहुभाषा, बहुभाषा कहने का मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट हमारा अलग है। मातृभाषा आप समझ रहे हैं, घर की भाषा जो घर में सीखते हैं, और बहुभाषा अब स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग फैमिली से आते हैं। कुछ फैमिली में इंग्लिश बातें होती है, कुछ फैमिली में हिंदी बातें होती है, कुछ में संस्कृत होती है, किसी में मतलब बंगाली बोला जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सबका मातृभाषा हिंदी ही होगा, अलग अलग होगा। तो बच्चा वहाँ पे अपना अपना मातृभाषा का प्रयोग करेगा, और दूसरा सुनने वाला बच्चा क्या करता है, उसको सीखने की कोशिश करता है, वो स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है कि हमें ये भाषा सीखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भाषा के विविध रूप। तो आप रूप देखिए, मातृभाषा, भाषा का क्या है, ये पहला रूप है। दूसरा मतलब यहाँ पे भेद नहीं बोलेंगे, ठीक है। किस स्टेज में हमारा पहला भाषा होता है, किस स्टेज में मतलब भाषा का नाम कहाँ पे दिया गया, किस ईयर में इसको मान्यता मिली है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मातृभाषा भाषा का क्या है, सबसे पहला रूप है, जो कि बच्चा कहाँ पे सीखता है, अपने घर में। राष्ट्रभाषा, अब यहाँ पे इसको रूप नहीं बोल सकते, कोई रूप नहीं है। ये एक संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मतलब स्वीकार किया गया है,
ठीक है। बताया गया है कि मतलब हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, लेकिन संवैधानिक तौर पे इसको स्वीकार नहीं किया गया है। और हमारी राज्यभाषा क्या है? हिंदी है, इसको मान्यता मिली है। और भारत सरकार 1963 ओला हम लोग नॉर्मली ओला उबेर तो बुक करते हैं ना, तो इससे आप याद रखिएगा, ओला मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। किसके तहत? 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट मतलब ओला एक्ट के तहत ये क्या हुई? एक राजभाषा की प्राप्ति हुई। और मानक भाषा क्या है? शिक्षा व कार्यालय में प्रयोग की भाषा। अब लोग मतलब पढ़ाई में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? मतलब हर जगह का अलग अलग है। कहीं कहीं रूल्स बना हुआ है कि कार्यालय में हिंदी बोली जाएगी, कहीं कहीं रूल्स है कि इंग्लिश बोली जाएगी। तो यही हमारा मानक भाषा होता है, जो लोग समझते हैं भाषा को, ठीक है। भाषा सीखने का चरण। भाषा सीखने का चरण क्या है कि सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या सीखता है? जन्म के टाइम में बच्चा सीखता है कूकना। जन्म से कितने दिनों तक? 6 सप्ताह तक, ठीक है। 6 सप्ताह बोले तो 1 मंथ से ज़्यादा, 1.5 मंथ अप्रॉक्स ले लेंगे। तो बच्चा वहाँ पे कूकना सीखता है, मतलब रोता है, मतलब ऐसे करके बोलता है। उसके बाद फिर बच्चा धीरे धीरे आगे बोलने की कोशिश करता है, तो हाँ हूँ ऐसे करेगा। तो बलबलाना, बच्चा वाओ वाओ करके मतलब कुछ बोलना चाहता है। अगर उसको बोलिएगा, ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा कि हाँ मतलब पापा बोलो, तो वो प निकालेगा। तो बच्चा ये 6 सप्ताह से आगे मतलब 7वें सप्ताह से 6 माह तक सीखता है। उसके बाद फिर एक शब्द बोलता है, जैसे मम्मी पापा। तो वो 1 साल तक, इसका स्टेज क्या है? 1 साल तक। उसके बाद फिर 2 शब्दों का चरण, जैसे टेलीग्राफिक, या फिर 2 शब्दों का चरण 18 माह से 24 माह तक। मतलब 1.5 साल तक बच्चा एक शब्द का ही बोलता है। उसके 18 माह से 24 माह तक, या मतलब 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक बच्चा क्या सीखता है? 2 चरण, मतलब 2 शब्दों को बोलना सीखता है। मम्मी रोटी, मम्मी पानी, ऐसे करके बोलता है। उसके बाद लंबा चरण कब होता है? 2 साल से 4 साल तक बच्चा लॉन्ग सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। तो यही हमारे भाषा का अलग अलग क्या है? अब आगे पॉइंट है हमारा प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार हमें क्या जानना है कि 1 साल में बच्चा क्या बोलता है? 3 शब्द बोलता है। जैसे अभी मैंने बताया अलग अलग क्वेश्चन कि कितने दिनों में बच्चा क्या बोलता है, लेकिन प्रोफेसर स्मिथ जो है वो बोलते हैं कि बच्चा 1 साल में क्या बोलता है? 3 शब्द बोलता है। 2 साल में बच्चा क्या बोलता है? 2 साल में बच्चा 272 शब्द बोलता है, ठीक है। और 5 साल में 2072 शब्द बोलता है। ये किसका कहना है? प्रोफेसर स्मिथ का कहना है, ठीक है। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। अब मतलब भाषा जो पढ़ाया जाता है उसकी विधि क्या है? सबसे पहला व्याकरणिक विधि है, उसके बाद है व्याकरण अनुवाद विधि, उसके बाद है प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण परक विधि, और आगमन विधि और निगमन विधि, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं व्याकरण विधि। अब व्याकरण विधि क्या है? इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्द के साथ लिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखाया होगा, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे लिखाया। तो लिखाया जाता है और या फिर याद कराया जाता है, किसके अंतर्गत? व्याकरण विधि के अंतर्गत। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग को कोई भी सेंटेंस बोलना है तो लड़का के लिए क्या बोलेंगे? वह जाता है। जैसे मोहन जाता है, सीता खाती है, तो लड़का के लिए जाता यूज़ हुआ, तो लड़की के लिए क्या यूज़ होगा?
जाति यूज़ होगा, लड़का के लिए खाता यूज़ हुआ तो लड़की के लिए खाती यूज़ होगा। इसी तरह इसमें वचन के अनुसार चेंजेस होता है, क्रिया काल ये सभी मतलब के अकॉर्डिंग चेंजेस जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्याकरणिक विधि बोलेंगे। अब यहाँ पे है व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें क्या होता है कि व्याकरण और अनुवाद विधियाँ परस्पर क्या होती है, संयोजित होती है। दोनों मतलब एक सेंटेंस और व्याकरण का नियम दोनों मिक्स होता है। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। मतलब सेंटेंस को लिख रहा है बच्चा, जब व्याकरण को सीख रहा है तो लिखना और पढ़ने के तो ज़्यादा अवसर मिलते हैं, लेकिन इसको प्रयोग करने के अवसर ज़्यादा नहीं मिलते हैं। और इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखी जाती है। कौन सी विधि में, व्याकरण अनुवाद विधि में। अब आता है हमारा पॉइंट प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का वर्णन हुआ है। अब यहाँ पे व्याकरण अनुवाद विधि है, इसकी बहुत सारी सीमाएं हैं, तो इस सीमाओं के कारण क्या है प्रत्यक्ष विधि का, व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि का वर्णन हुआ है। जैसे इसमें मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। जैसे कुछ भी बात सेंटेंस है हमारा, तो दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को पढ़ के बता रहे हैं, या फिर उसको जो चीज़ हमको व्याकरण के अनुसार लिखना है उसको दूसरे से बात करते हैं, तो यही है हमारा व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम वार्तालाप करते हैं, आपस में बातें करते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी मातृभाषा की मध्यस्थता के साथ अन्य भाषा सिखाई जाती है। मतलब मातृभाषा को मध्य में रखते हुए दूसरी भाषा भी सिखाई जाती है। किसमें, व्याकरण अनुवाद विधि में। इस विधि में बच्चे मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। बच्चे क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, बहुभाषा का प्रयोग करते हैं, मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड होगा। तो इसी के साथ हम अपने बातों को यहाँ पे विराम देते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।